हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है एबनॉर्मल मोलर मास पर। देखिए, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कवर करी और हम अब लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। हमने वो 2 वीडियोज़ में कंप्लीट की है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और मेन चीज़ क्या थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम स्टडी क्यों कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकाल रहे थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए यूज की जा रही थी? मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन मोलर मास कैलकुलेट जो हम करते हैं जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल लिक्विड में, सॉल्वेंट में डालकर सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन की हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम मोलर मास निकालते हैं। तो ये सब करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए उस सॉल्यूशन को, तभी आपको एक्यूरेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि जो आपका सॉल्यूट है, जो आप सॉल्यूट डालते हो, दैट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट आपका क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ये बिल्कुल हमें पता है, हमने याद किया हुआ है पहले कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। इसी सॉल्यूशन का हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। यस, हमने ये भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो, जो नॉन वोलेटाइल आप सॉल्यूट डाल रहे हो, वो डालने के बाद ना तो डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तभी आप बिल्कुल सही तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास को कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, मैंने केसीएल डाला, मैंने पानी के अंदर डाला। अब मुझे पता है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब वाटर के अंदर मैं डाल रही हूँ उसको, तो ये ब्रेक हो जाएगा और मुझे के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव 2 आयन मिलेंगे। समझ आ रही है बात? तो मुझे यहाँ पर 2 आयन मिलेंगे। मैं ये मान के चल रही थी कि मैंने 1 पार्टिकल डाला, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट कितने पार्टिकल हो गए बेटा? 2 पार्टिकल प्रेजेंट हो गए। और आपको ये पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। मैं तो कैलकुलेट कर रही हूँ इस चीज को ध्यान में रख के कि मेरे पास एक ही नंबर ऑफ पार्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बेस पर आएगी कि भाई 2 नंबर ऑफ पार्टिकल है यहाँ पर। समझ रहे हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, टूट रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब आप वाटर के अंदर डाल रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन के अंदर डाला तो बेटा ये डाइमराइज हो जाता है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपने दो पार्टिकल लिए एसिटिक एसिड के लेकिन ये तो वहां जाकर 1 पार्टिकल में बदल गया, इसने तो डाइमराइजेशन कर लिया, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया, एक सिंगल पार्टिकल बना लिया। तो आप तो 2 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर आपका 1 के हिसाब से आएगा। समझ रहे हो? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगी? डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। फिर तो आपका जो मोलर मास है वो भी चेंज आएगा, मोलर मास भी आपका अलग आएगा। जो आपका एक्चुअल मोलर मास होता है वो नहीं आएगा, उससे अलग आएगा विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये मोलर मास में जो डिफरेंस आया, जो ये अलग मोलर मास आया, एक्चुअल मोलर मास से जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है वो अलग आता है, उस मोलर मास को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या हुआ? जब हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, तो वो या तो डिसोसिएट हो रहे हैं बेटा या एसोसिएट हो रहे हैं। उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसीलिए आपका मोलर मास भी एक्चुअल मोलर मास से डिफरेंट आएगा एंड दैट मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास जो एक्चुअल मोलर मास है किसी कंपाउंड का, लेकिन जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया वो आपका आएगा एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को हम क्या कह रहे हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। तो अभी एबनॉर्मल मोलर मास का रीजन क्या हुआ? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इसके 2 रीजन हुए, एक तो डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स और एक एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। अभी मैंने डिसोसिएशन आपको बताया भी था,
एक रीजन है कि डिसोसिएशन हो जाता है और दूसरा क्या रीजन है कि भाई एसोसिएशन हो जाता है पार्टिकल्स का। मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट गया, ठीक है, डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नॉर्मल मोलर मास से कम मोलर मास आया, जब कम मोलर मास आया तो इसको हमने अब नॉर्मल मोलर मास कहा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल KCl का दिया था, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl का दिया था, ठीक है, दीज आर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होता है कि कुछ आपने पार्टिकल्स लिए और ये क्या हो जाए, डाइमराइज हो जाए, ट्राइमराइज हो जाए, जुड़ जाए आपस में, एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोलर मास पर डिपेंड कर रही है। मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज आएगा, तो मोलर मास बढ़ा हुआ आएगा, जितना एक्चुअल आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कह रहे हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया या बेंजोइक एसिड लिया, बेंजीन के अंदर मैंने इन दोनों को डाला तो ये डाइमराइज हो जाते हैं, जो इनका मोलर मास आना चाहिए उससे दुगना मोलर मास मिलता है हमको, ठीक है, मोलर मास इंक्रीज हो जाता है, इसको एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जब आप उनको डालते हो तो वो ना तो एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते, तो यहाँ पर जो मोलर मास कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट होगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा बी कर लो, ए से बी बन गया, ठीक है। यहाँ पर कैसा मोलर मास मिलेगा आपको, नॉर्मल मोलर मास मिलेगा। वो किस केस में होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, ना तो डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट होंगे। क्लियर हो गई ये बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूरिया डाल दिया, अगर आपने ग्लूकोज डाल दिया, अगर आपने सुक्रोज डाल दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, ठीक है। अब इस एबनॉर्मल मोलर मास जो कैलकुलेट हो गया है हमसे, जो एबनॉर्मल मोलर मास आने की जो संभावना बढ़ गई है, जो हमारी इतनी मेहनत थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने की, समझने की, वो जो हमारी सारी खराब जा रही है, उसको करेक्ट करने का क्या तरीका है। तो उसी के बाद एक टर्म आई वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम आई से शो करते हैं, और आई से शो करते हैं जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। आई क्या करता है, इट एक्सप्रेस द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, राइट। तो अगर हम इस आई को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कैसे, समझते हैं। पहले आई होता क्या है, ये तो हमने थ्योरेटिकली बात करी कि जो आई है वो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बताएगा। तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें ना, तो हम जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जो हमने कंपाउंड डाला है पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो हम उसका, अगर हमें पहले ही एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पता चल जाए, अगर हमें पता हो कि यहाँ पर कितना एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है, तो उसी तरीके से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बेटा, सही आ जाएगी, और एक हम नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अगर आपको आई पता है, अब नॉर्मल मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप नॉर्मल मोलर मास उस कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। देखो एक और फॉर्मूला देखो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल जो होनी चाहिए ऑब्जर्व, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से आपको दिखाई दे रही है। देखो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहा है मोलर मास में नॉर्मल मोलर मास, राइट। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, बाकी के तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला, जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस वजह से, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस वजह से है, जब पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो, तो बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है, समझ में आ गए। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आई के याद करने हैं। आई क्या बताया मैंने, आई इज अ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब आप एक चीज देखें कि अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो, अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। आपको ये चीज समझ आ जाएगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। डिसोसिएशन आप देखकर ही समझ पाएंगे, समझ जाएंगे कि आई की वैल्यू वहां क्या होनी चाहिए। डिसोसिएशन हो रहा है, आपको पता है KCl टूट जाएगा, NaCl टूट जाएगा, K2SO4 टूट जाएगा, Na2SO4 टूट जाएगा। डिसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आई इज ग्रेटर देन 1 होगा, आई इज ग्रेटर देन 1 होगा। एसोसिएशन, मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। नोट करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। एसोसिएशन डिसोसिएशन ये समझ में आ गया। देखिए जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं ये तीनों आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कब डिक्रीज होगी, जब आप उसके अंदर ऐड करोगे, सॉल्वेंट बढ़ा दोगे तो सॉल्यूट कम हो गया, तो जो सॉल्यूशन है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यानी कि डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो रही है, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा टूटते हैं तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। ये आप डिसोसिएशन के लिए याद रखेंगे, है ना, इस रिलेशन को भी डिसोसिएशन के लिए याद रखेंगे। चलिए अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जितनी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी हमने उसके 4 फॉर्मूले याद करे थे, उन फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम उसमें वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर आपने यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूले के अंदर आई को इंट्रोड्यूस। देखिए हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल आपको याद है, डेल्टा पी यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर आई आ जाएगा, आई इंट्रोड्यूस कर लेंगे, सॉल्यूट का ही तो मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, सॉल्यूट का ही तो डिसोसिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, सेकंड हमारा क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, इलिवेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी।
Kb इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया था, है ना, प्रीवियस वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, आई भी इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मूले में, आई भी इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मूले में, राइट। थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया पहले ही, के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। फोर्थ क्या था हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से शो करते थे, आई इंट्रोड्यूस कर दिया, सी आर टी। ये हमारे चारों फॉर्मूले चेंज हो गए। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो बेटा, मेरी आपसे एक सिंपल सा सजेशन है, सिंपल सी रिक्वेस्ट समझ लो आप, आपको फॉर्मूले यही याद करना है। आप फॉर्मूले न्यूमेरिकल जब करो ये फॉर्मूले लगाओ, न्यूमेरिकल जब करो यही फॉर्मूले लगाओ, ठीक है। अगर वहां पे दे रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइट है, क्वेश्चन में आपको हिंट देगा 100% डिसोसिएट हो रहा है, आप NaCl डाल रहे हो, वो कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में ऐसा देगा, आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको आई वहां पर लगाना ही लगाना। तो पहले आप फॉर्मूले इसी तरह से याद करके चलो, इसी फॉर्मूले को याद करो, न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला रखो। अगर बेटा वो कह रहा है ग्लूकोज डाल दिया, अगर वो कह रहा है यूरिया डाल दिया, अगर वो कह रहा है सुक्रोज डाल दिया, आई को 1 मान लो, क्लियर है, आई को 1 मान लो, वहां पे आई की वैल्यू 1 रख लो, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो वहां पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है ना, एसोसिएशन की बात कर रहा है, डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तब वहां पे आपको आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब वहां पर आई को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, कैलकुलेशन के लिए भी डायरेक्ट 2 फॉर्मूले बता रही हूँ, एक एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का, वो आपको नोट करना है। पहले डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं और एसोसिएशन की बात करें। अच्छा, ये बात करने से पहले एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, अल्फा को तो आप जानते हैं ना, अल्फा, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कितने एक्सटेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट या एसोसिएट होगा, उसको हम अल्फा से निकालते हैं, ठीक है, उसको हम किससे निकालते हैं, अल्फा से निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द calculation of want-off factor in case of dissociation, in case of dissociation। association की अगर बात करूं तो 1 + 1/n - 1 अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एसोसिएशन, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आई तो समझते हैं want-off फैक्टर है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल है, जैसे KCl टूटा, KCl टूटा, सॉरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो कितने n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है ना। K2SO4 को अगर मैं ब्रेक करूं, K2SO4 को अगर मैं ब्रेक करूं, 2K पॉजिटिव SO4 - 2, 2 और 1 3, n की वैल्यू 3 आई। समझ आ रही है ना, n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अल्फा क्या है, अल्फा आपको दिया होगा क्वेश्चन में, अल्फा दिया होगा क्वेश्चन में, अगर अल्फा नहीं दिया होगा तो आपको आई दिया होगा, एन दिया होगा, अल्फा निकालना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली 2 चीज दे रखी होगी, एक नहीं दे रखी होगी, तभी तो तीसरी चीज निकालोगे। और अगर आपको आई देगा कैलकुलेट करने के लिए, तो अल्फा आपको डेफिनेटली देगा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिख रही हूँ यार, डिग्री, डिग्री की स्पेलिंग भूल गई, डिग्रियां इतनी ले ली लेकिन स्पेलिंग याद नहीं आ रही, यही होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। यहां पर भी अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एसोसिएट हुए हैं, कितने एसोसिएट हुए हैं, ठीक है। और आई आपको पता ही है want ऑफ फैक्टर है, ठीक है। इस हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आई निकाल लेंगे। आई निकल गया आपका, उस आई की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, उस आई की वैल्यू को आप क्या करोगे, क्वेश्चन में पुट कर दोगे। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बतानी है, फिर हम 1-2 न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन में आपको क्या देगा, स्टार करके लिख लेते हैं यहाँ पे, कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, नाम नहीं दे रहा, मान लो वो इलेक्ट्रोलाइट का, वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जो कि 100% डिसोसिएट हो गया, जो क्या हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया। तो जब वो 100% डिसोसिएट हो गया तो उस जगह पे ना आई की वैल्यू n के बराबर होगी। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है,
100% डिसोसिएट हो रहा है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो I इज इक्वल टू N होगा। ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो I इज इक्वल टू N। इसका मतलब NaCl अगर है तो वहां पर N की वैल्यू 2 आएगी, तो I की वैल्यू भी वहां 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर वहां पे दिया हुआ है कि NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है तो I इज इक्वल टू N होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपको एक दो थ्योरी के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आपके साथ, जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे आई को हमें निकालना है और कैसे अप्लाई करना है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17.4% WyV K2SO4 है और एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी कि दोनों जो दो सॉल्यूशन हमें गिवन होंगे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। कौन सा है दूसरा हमारा, 5.85% W/V NaCl सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। NaCl 100% आयनाइज हो रहा है, तो आपको बताना है कि K2SO4 कितना आयनाइज होगा, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ K2SO4 बताना है। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 17.4% W/V K2SO4, ठीक है, आइसोटोनिक किसके है, 5.85% W/V NaCl। क्लियर हो गई, टेम्परेचर दोनों का सेम है, 100% आयनाइज हो रहा है। NaCl कितना हो रहा है, 100% आयनाइज हो रहा है, ठीक है। 100% आयनाइज होने का मतलब है इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, और आपको K2SO4 के लिए अल्फा की वैल्यू निकालनी। ये सारी कहानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब आपको कहा है 17.4% W/V K2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 17.4 ग्राम K2SO4 कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। यहां इसका भी क्या मतलब हुआ, 5.85 ग्राम NaCl है और किसमें प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बना रहा है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। और क्या कहा है, दोनों आइसोटोनिक है, यानी कि π1 इज इक्वल टू π2, या आप कह सकते हो πNaCl इज इक्वल टू πK2SO4। आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल रख देते हैं हम। पाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRT, उसको मैं C1 कर देती हूँ, C2RT। अब मैंने जो गलती की है वो गलती आपने नहीं करनी, आपको यहीं पे कंसीडर क्या करना, इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है बेटा NaCl और K2SO4, 100% डिसोसिएशन की भी बात कर रहा है, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तब भी फॉर्मूला गलत लिख रहे हो, तब भी फॉर्मूला मैंने यहाँ गलत लिखा, मुझे यहाँ पर आई लगाना होगा। अगर आपने बिना आई के क्वेश्चन कर लिया तो अल्फा कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन बिना आई के होगा ही नहीं। आपको जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है ना, उनमें आई लिखना ही लिखना है, फिर आप इलेक्ट्रोलाइट को देखकर, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसको देखकर आई की वैल्यू वहां पे चेक कर लो। तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है। अब NaCl का आई तो हमें नहीं पता, NaCl का आई तो हमें नहीं पता, क्या करेंगे, हमें पता है कि जब ये 100% आयनाइज हुआ है तो I इज इक्वल टू N है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है एक, I इज इक्वल टू N है, ठीक है। आप कहोगे मैम अगर कैसे आई है, मतलब कैसे पता चलेगा I इज इक्वल टू N है, चलो मैं आपको बता भी देती हूँ। देखो डिसोसिएशन हुआ है NaCl का, फॉर्मूला लगाया 1 + N-1 अल्फा, ठीक है। N होता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ, NaCl 2 पार्टिकल में तो टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पे, N की वैल्यू होगी बेटा 2, अल्फा कितना है 1 है, 100% डिसोसिएट हुआ है, निकाल लो, 2 ही आ रहा है ना, I की वैल्यू 2 ही आ रही है ना, I की वैल्यू N के बराबर ही आ रही है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस एक्सरसाइज को किए बिना भी लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर I की वैल्यू क्या लिख लो, 2 लिख लो। अच्छा पहले ही मैं इसको काट देती हूँ, क्यों काट दिया मैंने, टेम्परेचर सेम है और R इज अ गैस कांस्टेंट, 0.082 इसकी वैल्यू रखोगे, दोनों तरफ से हट जाएगा, कांस्टेंट तो दोनों फॉर्मूले में सेम ही रहेगा ना, तो इनको मैंने हटा दिया।
C1 को मैं खोल के लिख लेती हूँ, वेट ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। I2 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 2 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है NaCl का 5.85, मोलर मास 58.5 होता है, वॉल्यूम 100। कहाँ से आया मैम, यार NaCl को ऐड कर लो, है ना, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो एटॉमिक मास को ऐड करके। I2 निकालना है ना K2SO4 का, तो I2 पता ही नहीं हमें। W कितना दे रखा है 17.4, मोलर मास 174 होता है और वॉल्यूम 100 है, ठीक है। इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे 0 लगा ली और ये दोनों कैंसिल हो गए। इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पर एक ही 0 लगाई, क्योंकि इसको हटाऊंगी एक 0 ऊपर आई, आप समझ गए होंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया और I2 की वैल्यू बेटा 2 आ गई, I2 की वैल्यू 2 आ गई। K2SO4 में भी I2 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आप ये मत कहना कि मैम I2 की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे I1 की वैल्यू भी 2 थी, इसका मतलब ये भी 100% आयनाइज होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। नहीं, देखना अब क्या होगा। अरे वहां पे N की वैल्यू तो अलग आएगी ना, K2SO4 में सेम नहीं है, N की वैल्यू तो डिफरेंट है। तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे 1 + N-1 अल्फा, 1 + N की वैल्यू कितनी है K2SO4 के लिए, K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा। N की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई N की वैल्यू, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 - 1 अल्फा मुझे निकालना और I2 मैंने 2 निकाल लिया था, ओके। 2 = 1 + 3 में से 1 गए 2 अल्फा, 1 को इधर ले जाऊं तो 1 = 2 अल्फा, अल्फा = 1/2 0.5, 50% डिसोसिएट होगा, 50% आयनाइज होगा, अल्फा की वैल्यू 50%। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0.05 या फिर 50% डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होगा K2SO4 का। इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप करेंगे। यहाँ पे हमने आपको अल्फा निकालना और आई निकालना दोनों बताए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाक से। एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन तो बहुत बहुत भर भर के पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। एक क्वेश्चन है जैसे हाँ देखो, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, फ्रीजिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस किस को करना है, 2 मोलर NaCl है मेरे पास, है ना, 2 मोलर Na2SO4 है और थर्ड इज बेंजीन, यस 2 मोलर C6H6। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सॉल्यूशन दिए हुए हैं 3 और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है। देखो, freezing point is not a colligative property but depression in freezing point is a colligative property। freezing point depress कब होता है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें आप डालते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे वहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। क्लियर हो रही है बात, ये बात समझ में आ रही है। देखो, मैं ये मान के चल रही हूं कि ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो भी डिसोसिएट हो रहा है वो 100% हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो तो हो ही नहीं रहा। अगर NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा होगा तो यहाँ पर I की वैल्यू 2 होगी ना, I की वैल्यू = N। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 और 1 3 होगी I की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर I की वैल्यू होगी 0, ये टूटेगा ही नहीं, बेंजीन तो टूटेगा ही नहीं, है ना, डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो I की वैल्यू 0 होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे
वहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो Na2SO4 का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सबसे कम है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डिप्रेशन नहीं पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, उस हिसाब से ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें ऐसा ही। तो देख रहे हो आप, वांट ऑफ फैक्टर, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, इनको कंसीडर करके आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और आपको सॉल्यूशन दे रखा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन यूरिया का है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन NaCl का है, बाकी Na2SO4 है और Na3PO4 है। Na2SO4 है और Na3PO4 है। इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। देखो यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो इसके लिए तो I 0 है, पहले ही मान के, पहले ही हमने इसको रूल आउट कर दो, इसको अलग निकाल दो। तो यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, इसके लिए I की वैल्यू 0 है। यहाँ पर I की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, 2 और 1 3 होगी, यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से टूटेगा ये, 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 माइनस 3, 3 और 1 4, I की वैल्यू 4 होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल किधर सबसे ज्यादा है, Na3PO4 में आए, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। दिस विल बी द ऑर्डर, ये ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, चीज आपको बतानी थी मुझे, हाँ, बेंजोइक एसिड, इट इज अ बेंजोइक एसिड, स्टार करके लिख लेंगे इस चीज को। बेंजोइक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालते हो, बेंजोइक एसिड को अगर बेंजीन में डालते हो तो ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड इन एसीटोन, एसीटोन एज सच रहेगा, एज सच रहेगा, रिमेन एज सच, कोई डाइमराइजेशन, कोई आयनाइजेशन, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। राइट, तो चलिए बेटा, यहाँ तक हमने सारा कुछ इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया, और इस चैप्टर के ना कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के तो हमने डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक हमने राउल्ट्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस नहीं किए हैं। तो राउल्ट्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, हेनरी कांस्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल, राउल्ट्स के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस भी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ। साथ ही आपके जो एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा इनटेक्स्ट क्वेश्चन पे भी फोकस करना है आपको, बैक एक्सरसाइज तो आप करनी है सारी की सारी, इनटेक्स्ट और जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करें। तो एक वीडियो लेकर आती हूँ आपके लिए जिसमें हम इस चैप्टर के सारे जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनटेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं, उस पर एक वीडियो बनाएं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि समझ नहीं आ रहा है या कोई वहाँ पर डाउट है,
तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखें, कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है तो आप वहाँ पर लिखें, नोट करें, उसकी मतलब उसकी पिक्चर पेस्ट कर दें। मैं डेफिनेटली आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।